नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 23 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी के कुल 22 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2021 में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये आप चौथे शिफ्ट का हिंदी पेपर देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी के जो कि 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन परीक्षा में कई बार हमारे पास समय की कमी होती है, तो अगर आप डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे तो 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आप बिना पैराग्राफ पढ़े ही दे सकते हैं। तो कम से कम आपका समय भी बचेगा और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य क्या था। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतेंदु जी ने अपने जीवन में क्या किया। बात करेंगे 93 नंबर प्रश्न की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है। 94 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया कि उपयुक्त पंक्ति के अनुसार भारतेंदु जी ने किसे सुरम्य बना दिया था। 95 नंबर का प्रश्न देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था कि मनोरम का क्या अर्थ है। तो यहां पर देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मनोरम का मन क्या होता है, जो मन को रमाने वाला हो। ठीक है, जो मन को अच्छा लगने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की, बीज को रोपित करने से क्या अभिप्राय है। 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था, इष्ट का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो ये भी देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। इष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं है, तो इष्ट का मतलब होता है हमारी इच्छा या फिर जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं, हमारी अभिलाषा क्या है। तो देखिए, वांछित तो होता है इसका अर्थ, इसलिए ये उत्तर होगा नहीं। इच्छित भी होता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अभिलाषित भी होता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इष्ट का अर्थ देवता नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, कौन सा शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो इष्ट का शाब्दिक अर्थ देवता नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 98 की। पूछा गया था, सुंदर सुंदर क्यारियां बना करके उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है। देखिए, रेखांकित शब्द सुंदर सुंदर दिया गया और ये क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको भी डायरेक्टली हम लोग देखते हैं, कोई भी पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सुंदर सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है, क्यारियों की। और क्यारी क्या है, ये नाउन है। तो जब भी कोई शब्द या फिर शब्द युग्म किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यानी कि सुंदर सुंदर कौन सा शब्द हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 99 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था कि लंबा चौड़ा में कौन सा समास है। तो देखिए, लंबा चौड़ा ये भी एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी किसी समस्त पद में दोनों पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है। देखिए, लंबा का भी अपना महत्व है और चौड़े का भी अपना महत्व है। और साथ ही साथ बीच में अगर योजक चिन्ह लगा होता है, यानी कि प्रथम पद भी प्रधान, द्वितीय पद भी प्रधान और बीच में योजक चिन्ह, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, द्वंद्व समास इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल 9 प्रश्नों में से 4 प्रश्न बिना पैराग्राफ को पढ़े ही हमने सॉल्व कर लिया। ये फायदा होता है अगर आप डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे। चलिए अब बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने अपने कांटों और कंकड़ों को दूर किया, इसके दोनों ओर क्यारियां बना करके उसमें मनोरम फूल फलों के वृक्ष लगाएं। इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया कि भारतवासी इस पर आनंद पूर्वक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान पर पहुंच सके। यद्यपि भारतेंदु जी ने अपने लगाए गए वृक्षों को फल फूलों से लदा नहीं देखा, फिर भी हमें यह कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि वे जीवन के उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है उसके मूल कारण भारतेंदु जी हैं। उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। एक प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि उन्नति के बीज रोपित करने का मतलब क्या है, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना। ठीक है, किसी कार्य को प्रारंभ करने के सेंस में यूज किया गया। चलिए इस पर आधारित जो बचे हुए प्रश्न है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य क्या था। तो
भारतेंदु जो थे वो कवि थे, लेखक थे, तो उनका उद्देश्य क्या था? हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु जी ने अपने जीवन में क्या किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य की उन्नति के बीज बोए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है? तो मार्ग की रुकावटें, मार्ग की जो समस्याएं, जो रुकावटें हैं, उसके सेंस में कांटों और कंकड़ों का प्रयोग किया गया था। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 94 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया कि उपर्युक्त पंक्ति के अनुसार भारतेंदु जी ने किसे सुरम्य बना दिया था? तो आप देख पा रहे होंगे हिंदी भाषा और साहित्य के मार्ग को। ठीक है, हिंदी भाषा के साहित्य और मार्ग को उन्होंने सुरम्य बना दिया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया। मनोरम का अर्थ पूछा गया था, तो मन को रमाने वाला। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर था। 196 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, बीज को रोपित करने से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ होता है कार्य का शुभारंभ करना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया है कि इष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं होगा? तो इष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं हो सकता है? वो देवता नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वाला सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 98 की, सुंदर सुंदर क्यारियां बना करके, इसमें कौन सा शब्द था रेखांकित शब्द? तो ये विशेषण था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही उत्तर था, हमने पहले ही देख लिया। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि लंबा चौड़ा में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर था द्वंद्व समास, हमने पहले ही चेक कर लिया था। दोस्तों, ये सही तरीका है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक एक अन्य कविता पर आधारित पूछा गया था। कविता के भी प्रश्नों को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और उसके बाद से कविता में इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि व्योम से चुपचाप कौन उतर रही है? व्योम का मतलब होता है आकाश या फिर अंतरिक्ष के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, संध्या सुंदरी के केस कैसे हैं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मौन केवल तुम मौन प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात की गई है, तो इसका उत्तर देने के लिए हमें काव्य यानी कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो श्रोता होता है वही मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर देखिए, तुम यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 तुम यहां पर सही उत्तर है। 103 नंबर का प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मधुर मंथर मौन, ये किसके विशेषण है? तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो किसके बारे में विशेषता बताने के लिए यूज किया गया, उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए 104 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तिर्यक शब्द का अर्थ क्या है? तो तिर्यक का अर्थ निकालने के लिए आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तिर्यक का अर्थ होता है टेढ़ा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसके बाद से अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था, कविता में कथित नयन का सही विशेषण क्या है? तो जो कविता में यूज किया होगा उसके अनुसार ही आपको बताना होगा। तो देखिए, कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 2 प्रश्नों का जवाब हमने पहले ही दे लिया बिना कविता को पढ़े ही। बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ना होगा। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में आप, सुनहला फैला केस। एक प्रश्न पूछा गया था कि केस कैसा है? तो केस सुनहला है। ठीक है, आगे पढ़िए, कलाप मधुर मंथर मंदु मौन, मूंद अंधेरे में मधुपलाप। आगे पढ़िए, मौन केवल तुम मौन, ग्रीव तिर्यक चंपक द्युति गात। एक प्रश्न में हमसे यह भी पूछा गया था कि मधुर मंथर ये सब किसकी विशेषता बताई गई हैं? तो ये सभी यहाँ पर देखिए, पहले ही लाइन में जो मेंशन किया गया था रूपसी की बात की गई थी, तो ये सभी रूपसी की विशेषता बताई जा रही है। मधुर मंथर ये सभी किसकी विशेषता है? रूपसी की। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, नयन मुकुलित नत मुख जलजात। तो हमसे पूछा गया था कि नयन का विशेषण क्या होगा, कौन सा इसका विशेषता बताता है? तो यहाँ पर देखिए, मुकुलित शब्द प्रयोग किया गया नयन की विशेषता बताने के लिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुकुलित। आगे पढ़िए, देह छवि छाया में दिन रात कहाँ रहती तुम कौन। चलिए अब जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं उसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्योम से चुपचाप कौन उतर रही है? तो देखिए, संध्या उतर रही है, संध्या। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। 101 नंबर का प्रश्न देखिए, संध्या सुंदरी के केस कैसे हैं? तो हमने प्रश्न में देखा था कि ये कैसे हैं, ये सुनहले हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। बात करेंगे 102 नंबर प्रश्न की, जिसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया था कि इसमें मध्यम सर्वनाम कौन सा था, मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा था, तो तुम, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब था। और 103 नंबर प्रश्न देखिए, मधुर मंथर मौन ये किसके विशेषण है? तो ये सभी रूपसी के विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
पूछा गया था कि तिर्यक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया था। ऑप्शन नंबर 3 टेढ़ा इसका सही जवाब था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, देखिए कविता में कथित नयन का सही विशेषण क्या है, तो नयन के लिए मुकुलित शब्द का प्रयोग किया गया था। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। तो ये सही तरीका है कविता या फिर गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है। देखिए प्रश्न में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता की बात की गई है। बहुभाषिकता ये कहती है कि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं। इस वजह से टीचर के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। जैसे कि मान लीजिए एक विद्यालय में कोई पंजाबी बालक होगा, कोई मलयालम से तमिल तेलुगु से आया हुआ बालक होगा, ये भाषा बोलने वाला बालक होगा, कोई यूपी का है तो हिंदी बोल रहा होगा, कोई उड़ीसा का है तो उड़िया बोल रहा होगा। तो एक टीचर के लिए कैसे पॉसिबल है कि इन सभी बच्चों की मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए। इस वजह से बहुभाषिकता एनसीएफ 2005 इसके संबंध में ये स्पष्ट निर्देश देता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। यानी कि बच्चों की मातृभाषा क्या हो गई, उनका मातृभाषा यानी उनकी मदर टंग, जो बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा को जान रहे थे, यानी उससे शुरू करके विद्यालय की औपचारिक भाषा जिसका प्रयोग टीचर के द्वारा किया जा रहा है, या फिर अन्य भाषाओं के संपर्क में आना ही मातृभाषा आधारित बहुभाषा कही जाती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, सभी बच्चे हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि साउथ का अगर कोई बच्चा है तो उसकी मदर टंग हिंदी नहीं होती है, मलयालम तेलुगु तमिल में से कोई एक हो सकती है। हिंदी सभी राज्यों के लिए नहीं है। जहां पर जो भाषा बोली जा रही है वो उसका प्रथम लैंग्वेज होगा, फर्स्ट लैंग्वेज होगा। ठीक है, हिंदी केवल हिंदी राज्यों में फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर देखा जाता है, जिसकी मातृभाषा हिंदी होती है। सभी राज्यों में मातृभाषा हिंदी के तौर पर नहीं देखी जाती। इस वजह से केवल ये कहना कि सभी बच्चे हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं, तो ये निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम तथा अपने घर की भाषा में आरंभ करते हैं। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे अपनी मदर टंग में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वजह से अंग्रेजी माध्यम की वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, सभी बच्चे अपने राज्य की भाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं। तो यह भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि राज्य में हिंदी भाषा बोली जा रही हो, लेकिन पर्टिकुलर किसी गाँव क्षेत्र से कोई बालक अभी तक रहा हो और शहर के संपर्क में ना आया हो और वो हिंदी नहीं बोल पाता है, केवल भोजपुरी बोल पाता है, तो अब उसकी मदर टंग भोजपुरी हो गई। राज्य की भाषा हिंदी अंग्रेजी जो भी रहे उसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसे केवल भोजपुरी आती है तो उसे उसका मदर टंग भोजपुरी हो गया और भोजपुरी में ही उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए। और ये विकल्प कह रहा था कि राज्य की भाषा, इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, जहां वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा। बिहार का रहने वाले एक वाहन चालक राहुल, जो कि 6 महीने के लिए केरल जाते हैं, तो केरल में वो मलयालम भाषा को सीख जाते हैं। तो देखिए, इन्होंने कोई विद्यालय में औपचारिक तरीके से मलयालम के व्याकरण के नियमों को नहीं पढ़ा है। वो लोगों के संपर्क में आने की वजह से, और चूंकि उनकी मजबूरी थी कि अब चूंकि बिहार से वो गए हैं तो बिहार में हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, तो लेकिन केरल के लोग हिंदी भोजपुरी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर करे, जो वहाँ पर इंटरेक्शन करने में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस भाषा को वो एक्वायर करे। और जब भी अनौपचारिक तरीके से वातावरण के संपर्क में आने से, लोगों के संपर्क में आने से कोई भाषा सीखी जाती है, तो इसे हम लोग भाषा का अर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। भाषा अर्जन सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए उस व्याख्यान का पूर्ण विचार एकत्रित करने का प्रयास करती है तथा हर शब्द को अधिक महत्व नहीं देती है। उसे सुनने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसके पूरे विचार पर पूरे कॉन्सेप्ट को वो समझना चाहती है और पर्टिकुलर उसके पार्ट्स जो हैं, यानी कि देखिए उसके शब्दों को यानी उसके पार्ट्स को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट को वो एक नज़र से देखने की कोशिश करी। तो ये क्या कहा जाएगा? ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। सीटेट मैंने एक उदाहरण दिया, तो सीटेट के अंतर्गत 2 पेपर पूछे जाते हैं, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी। प्राइमरी पेपर में फिर ये 5 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और अपर प्राइमरी में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लड़की है, जो बच्ची है, जो शिक्षार्थी है, वो इन
पार्ट्स पर ध्यान नहीं दे रही है कि कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर क्या पार्ट पूछे जा रहे हैं या फिर शब्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, वो सीधे सीधे इसका पूर्ण विचार यानी कि सीटेट के बारे में पूरा जानना चाहती है। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वो इसके बारे में जानना चाहती है और उसके बाद से इसके पार्ट्स के बारे में जान रही है, यानी कि डायरेक्टली वो पार्ट्स को महत्व ना दे करके वो सीधे पूर्ण रूप में जानना चाह रही है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि अधोमुखी टॉप डाउन प्रक्रिया। इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा विकल्प नंबर 2 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को समाचार पत्र से एक अनुच्छेद उपलब्ध कराती है जो उनके भाषा स्तर से थोड़ा सा ऊपर है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा ऊपर है उनके भाषा स्तर से। शिक्षार्थियों को उस अनुच्छेद पर अनेक काम करने हैं, इसे क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, लेव वाइगोस्की ने जब अपना सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो उन्होंने एक टर्म दिया था MKO। ध्यान से समझिएगा, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हमसे जो भी थोड़ा भी ज़्यादा जानता है, मेरे से जो भी थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जानता है, मैं उसके संपर्क में आने से उससे कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ। जैसे कि देखिए, हमारे जो सहपाठी होते हैं, हमारे जो परिजन होते हैं, हमारे जो गुरुजन होते हैं, हमारे जो समुदाय के सदस्य होते हैं, जो भी हमसे थोड़ा बहुत भी जान रहा हो, भले ही वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो, उससे हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो वो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा जान रहा है, यानी हमारे लेवल से ऊपर है। तो जब भी हमारे लेवल से ऊपर की बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि अवबोधन योग्य निवेश। अवबोधन यानी कि हमारे बोध में, यानी संज्ञान की बात की जा रही है, और उसके संज्ञान के योग्य के निवेश, यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट टाइप का एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? ध्यान से समझिएगा, भाषा को एक आदत के तौर पर कौन सा उपागम विश्वास करता है? देखिए, आदत का मतलब क्या होता है? आदत का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ को जब हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे व्यवहार में वो आ जाता है, और भले ही हम उसको भूल रहे हों, लेकिन उस टाइम पर हमारे अंदर वो प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं कि हम ना चाहते हुए भी उस आदत को, उस प्रक्रिया को दोहरा रहे होते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, आप जब सुबह उठते हैं तो आप का पहला काम होता है शौच जाकर के ब्रश करना। ठीक है, आप अगले दिन उठिएगा, आप शौच नहीं भी जाना चाहेंगे, फिर भी आपको उस समय प्रेशर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका आदत बन चुका है, और भले ही आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बावजूद इसके वो आपके आदत में शामिल होने की वजह से वो आपको प्रेरित करेगा कि आपको शौच जाना ही है। यानी कि एक ही काम, हमारा डेली रूटीन यही होता है कि सुबह उठ करके हम लोग शौच जाते हैं, उसके बाद से ब्रश कर रहे होते हैं। यानी कि एक ही काम को बार बार दोहराने की वजह से वो हमारे व्यवहार में शामिल हो जाता है, जिसे हम लोग आदत बोलते हैं। यानी कि एक ही काम को दोहराना कौन सा उपागम है? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, श्रव्य भाषावाद। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम बार बार भाषा को सुन रहे हैं, यानी एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सुन रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो जब भी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो हमारी आदत बन जाती है, और यही प्रश्न में पूछा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्रव्य भाषावाद। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन से जुड़ी परिकल्पना के संबंध में सत्य है? समर्थन यानी कि किसी के हेल्प लेने की बात की जा रही है, कोई हमें समर्थन दे रहा है, कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आपने एक टर्म पढ़ा होगा, ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि मनुष्य, व्यक्ति, बच्चा, शिक्षार्थी अपने प्रयास से जिस पॉइंट तक पहुंच सकता है, जिस स्तर तक पहुंच सकता है, अगर किसी दूसरे के हेल्प की वजह से वो किसी एक अन्य पॉइंट पर पहुंच सकता है, तो उसके बीच के क्षेत्र को ही हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि ZPD कहते हैं। तो वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि समर्थन से जुड़े परिकल्पना के संबंध में सत्य है? समर्थन यानी कि जो बाहरी हेल्प बच्चे को दी जा रही है, जो कोई उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु में के निवेश अपने पूर्व ज्ञान, अपनी दक्षता, लेखन के साथ व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। व्यक्तिगत रूप से यानी बच्चा इंडिविजुअली सीख रहा है, कि कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा है, कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें कोई किसी का सपोर्ट कर रहा होगा, किसी बच्चे को सीखने में मदद कर रहा होगा। दूसरा देखिए, विषय, प्रकरण तथा अंतःक्रियाओं को आपस में मिला देना, तो ये भी कोई सपोर्ट वाली बात नहीं है। चौथा देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र और व्यक्तिगत रूप से सीखने की आवश्यकता है। यहां पर भी इंडिविजुअली व्यक्तिगत की बात की गई है और स्वतंत्र की बात की गई, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। तो यह भी विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षार्थी उपलब्धि के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं
दूसरों की सहायता से, यहां पर देखिए हेल्प की बात आ रही है, सपोर्ट की बात आ रही है, दूसरों की सहायता से जहां वे व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते थे, यही जेडपीडी है और यही विकल्प दूसरों की हेल्प की बात कर रहा है, दूसरों के समर्थन की बात कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी स्तर में क्या शामिल है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 में हर शिफ्ट में एनईपी 2020 से ये रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। आज हमारे देश में 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू है, जिसे बदलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसको नकारते हुए 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है। अब ये क्या है, देखिए ये 5 जो है वो वर्षों को दिखाता है। जैसे कि देखिए 10 क्या दिखाता था पहले हमारी शिक्षा प्रणाली में कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10वीं तक की बात करता था, और +2 क्या दिखाता था, इंटर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को दिखाता था। अब इसको बदलते हुए 5 कर दिया गया है, यानी पहला जो 5 वर्ष होगा वो फाउंडेशनल स्टेज के तौर पर जाना जाएगा, दूसरा जो 3 वर्ष होगा उसे हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज के तौर पर जानेंगे, और जो तीसरा 3 होगा उसे हम लोग मिडिल क्लास के तौर पर जानेंगे, और अंतिम वाला जो होगा उसे हम लोग सेकेंडरी क्लास के तौर पर जानेंगे, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे काम का यहाँ पर सिर्फ 5 वाला है। क्यों? क्योंकि हमसे केवल बुनियादी स्तर पूछा गया था और यही 5 बुनियादी स्तर या फिर फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। देखिए अब इस 5 को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो शुरुआती 3 वर्ष है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल 5 भागों में बांट दिया। ये मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो शुरुआत के जो 3 पार्ट हैं, यानी जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल होगी, क्योंकि प्राइमरी में तो बच्चा 6 साल का होगा तभी तो जाएगा ना, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 ये कहती है कि 6 से साल के बच्चे का ही प्राइमरी में एडमिशन हो सकता है। तो जब बच्चे का उम्र 6 से कम है और जब बच्चे का उम्र 3 से 6 वर्ष है, तब उसको पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के लिए तैयार करना यानी बुनियादी स्तर पर बच्चा है, अभी उसको तैयार किया जा रहा है कि ताकि वो प्राइमरी में स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सके। तो वर्ष का जब बालक होगा तब उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, यानी पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए अब इस टोटल 5 में से 3 वर्ष तो मैंने निकाल दिया, पहला 3 वर्ष, लेकिन अगला जो 2 वर्ष है वो क्या है, वो अगला 2 वर्ष, पहला ये कक्षा 1 है और ये कक्षा 2 है। यानी प्राइमरी को अभी तक हम लोग मानते थे कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक प्राइमरी माना जाता था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिवर्तन करते हुए इसको ये कर दिया गया है कि कक्षा 1 और 2 जो है वो बुनियादी स्तर का माना जाएगा, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में माना जाएगा, जिसमें कक्षा 1 और 2 शामिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो एक तरीके से फाउंडेशनल स्टेज के 3 से 6 साल के जब बच्चे थे तब उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा था। साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे की कोई भी परीक्षा नहीं होगी, इन बच्चों को बिना परीक्षा के ही आगे कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। परीक्षा कहने का मतलब कि देखिए आरटी एक्ट 2009 में ये मेंशन किया गया कि कक्षा 8 तक तो बच्चों को फेल करना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फेल नहीं करना, लेकिन वहाँ पर परीक्षा हो रही होती थी। लेकिन कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया गया है कि कक्षा 1 और 2 में कोई भी परीक्षा होगी ही नहीं, फेल पास का तो बात ही नहीं है, परीक्षा होगी ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ बच्चे को खेल के माध्यम से कक्षा 3, 4, 5 के लिए तैयार किया जा रहा है। कक्षा 3, 4, 5 अब प्राइमरी का स्टेज यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न यही पूछा गया था कि बुनियादी स्तर में क्या शामिल है। तो बुनियादी स्तर में क्या शामिल है, देखिए पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष, यही मैं आपको बोला था। पूर्व विद्यालय क्या है, आपका जो आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है या फिर जिसे आप प्री स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष, देखिए 3 वर्ष मैंने लिखा है, 3 से 6 वर्ष जब बच्चे की आयु है। और कक्षा 1 और कक्षा 2, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कक्षा 1 और कक्षा 2 अब फाउंडेशनल स्टेज में चला गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं जो, ध्यान से समझिएगा, पढ़ने की बात की जा रही है। पढ़ने के दौरान जो वर्ण होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो एक तरीके से ध्वनि होते हैं, उनके संकेत क्या हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मेरा नाम नीरज है, तो देखिए यहाँ पर मैं वर्णों का प्रयोग करके शब्दों को लिखा हूँ और शब्दों को आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि ये सभी म पर ए की मात्रा, फिर र पर आ की मात्रा, फिर ना, फिर म, ये सब क्या है, ये वर्ण है और वर्ण के संकेत हैं। ठीक है, संकेत है, इसके माध्यम से मैं वर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और कई वर्णों को मिलाकर के हमने शब्द बनाया और कई शब्दों को मिलाकर के हमने वाक्य बनाया। यानी कि ये वर्ण जो है वो हमारे अर्थ को स्पष्ट करने में मदद कर रहे हैं। मेरे द्वारा लिखे गए इस वाक्य को आप पढ़ करके अर्थ समझ पा रहे होंगे कि हाँ, मेरा नाम नीरज है,
यानी कि देखिए वर्ण संकेत क्या होते हैं, तो जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ये वर्ण मिलकर के हमें अर्थ दे रहे हैं कि हाँ मेरा नाम नीरज है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रवीश समाचार पत्र में एक रोचक लेख पढ़ रहा है। वह लेख के बारे में समस्त विचारों को जानना चाहता है। वह अपने पठन में क्या करता है? ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं तो तुरंत उसका थीम निकालने के लिए हम पूरा लाइन बाय लाइन अर्थ बाय अर्थ नहीं पढ़ रहे होते हैं, बल्कि मेन पॉइंट, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये एक लेख लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर कुछ मोटे हेडिंग में कुछ लिखा होता है जो कि मेन थीम की बात करता है, ठीक है, कि आखिर ये लेख किस बारे में है। तो पहले हम लोग का ध्यान इसी पर जाता है और उसके बाद से मोटा मोटी जो पूरा लेख है उसमें थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, समाचार पत्र पढ़ने के दौरान सरसरी निगाह से पढ़ रहे होते हैं, सरसरी दृष्टि से देख रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रहणशील शब्दावली क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चारों कौशल में आप शब्दों के माध्यम से ही डील कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, श्रवण कौशल आप में विकसित हो रहा है। और आप क्या सुन रहे हैं, जैसे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, तो मैं जो, ये सब क्या है, ये शब्द ही तो है। और अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, यानी कि लिखने के कौशल के दौरान भी मैं शब्दों को ही लिख रहा होता हूं। और अगर आप इसको स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हो कि मैं और जो मैंने लिखा है, तो आप शब्दों को पढ़ रहे होते हैं। और अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो भी शब्दों को ही बोल लेते हैं। यानी चारों कौशल में शब्द ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया था कि ग्रहण शब्दावली क्या है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि शब्दावली है, यानी शब्दों से डायरेक्टली जुड़ा होगा। और देखिए अब इन 4 कौशल में 2 रिसिप्टिव स्किल होता है और 2 प्रोडक्टिव स्किल होता है। रिसिप्टिव यानी कि ग्रहणशील, जिसे हम लोग रिसीव करते हैं। अब किसी भी चीज़ को आप रिसीव कैसे करते हैं, कोई आपको दे रहा होगा तभी तो आप रिसीव करेंगे या फिर ले रहे होंगे। तो मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को आप अगर सुन रहे हैं, तो मेरे शब्दों को आप रिसीव कर रहे हैं, यानी कि सुनना जो होता है वो ग्रहणशील शब्दावली है। इसके अलावा अगर मैंने यहां पर लिखा नीरज, तो मेरे द्वारा लिखे गए शब्द को आप रिसीव कर रहे हैं पढ़ करके, यानी कि पढ़ना भी एक ग्रहणशील शब्दावली होगा। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, सुनना और पढ़ना ग्रहणशील शब्दावली का उदाहरण है। और बाकी के जो 2 बचे वो प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बोला जाएगा, लिखना और बोलना जो होगा वो ग्रहणशील प्रोडक्टिव वोकैबुलरी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे ग्रहणशील पूछा गया था, तो ग्रहणशील यानी कि क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, देखिए सुनना और देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने के संबंध में सही नहीं है? हमसे निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, किसके बारे में, बोलने के बारे में। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह धारा प्रवाह और सुसंगत बोलने की योग्यता है। सुसंगत का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं यहां पर एक वाक्य लिख रहा हूं कि मैं तैयारी हूं करा रहा सीटेट। मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा कि मैं तैयारी हूं करा रहा सीटेट। तो क्या ये सभी सुसंगत हैं? क्या इसका अर्थ सही तरीके से निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अगर मैं यही बोलता कि मैं सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, तो उस सेंस में सभी शब्द सुसंगत होते, एक क्रम में व्यवस्थित होते और उसका अर्थ हम लोग निकाल पाते, ठीक है। यानी कि ये बोलने के संबंध में सही होता है, पॉजिटिव होता है, सुसंगत होना चाहिए। इस वजह से ये उत्तर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, बोलने का अर्थ है कि बातचीत और चर्चा में शामिल होना। बिल्कुल सही बात है। हम लोग किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बोल रहे होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा 2 वे होता है। आप फोन पर बात करें या फिर किसी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके प्रश्नों को सुन रहे होते हैं और सुन करके रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, यानी बातचीत में बोलने का कौशल आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया है। पहला विकल्प देखिए, बोलने का अर्थ है शब्दों का सही उच्चारण करना। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन उच्चारण सही से ना कर पाता, तो हो सकता था कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि उच्चारण से ही आप मेरे अर्थ को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यानी कि सही उच्चारण भी बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में होता है, बोलने के सेंस में। इस वजह से यह भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव था और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें प्रश्नों का जवाब देना और पूछताछ करना शामिल है। यह आपको लग रहा होगा इसमें भी तो बोलना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर यह विकल्प निगेटिव इसलिए है, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, कि चारों विकल्प इसके सही हैं, बावजूद इसके आपको एक विकल्प छांटना ही है, जो कि 3 के बाद चौथा जो है वो कम एप्रोप्रिएट है। अब देखिए यहां पर जवाब देना और पूछताछ करना जो है वो पहले से ऑप्शन 3 में शामिल है,
यानी कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसका जवाब दे रहे होंगे, या फिर वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो आप या फिर उससे आप प्रश्न पूछ रहे होंगे तो उससे पूछताछ ही तो कर रहे हैं। यानी कि दूसरा वाला जो विकल्प है वो थोड़ा संकुचित है और पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड था। इस वजह से जो तीसरा विकल्प है वो ब्रॉड सेंस में और दूसरा संकुचित होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था और यही इसका निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सीमित अभ्यास के रूप में विधान वर्णन करना और प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञान है वो सीमित अभ्यास कराया जा रहा है उसका। जैसे कि कक्षा में मैं आया और आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देकर के चला गया कि हाँ ये प्रश्न है इसका उत्तर ये लगा लो, ये प्रश्न है इसका उत्तर ये लगा लो, ये प्रश्न है इसका उत्तर ये लगा लो। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यानी डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहां पर मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि सीमित अभ्यास कराया जा रहा है। सीमित अभ्यास कराया जा रहा है यानी बिल्कुल लिमिटेड की बात की जा रही है। सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देकर के चला जा रहा हूं, यानी कि घोषणा करके चला जा रहा हूं, सिर्फ डिक्लेयर करके चला जा रहा हूं। इस वजह से यहां पर यही पूछा गया था ज्ञान, इस ज्ञान विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। सिर्फ डिक्लेयर करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कोई भी उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी उसके बारे में एक तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कोई भी उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जा रही, सिर्फ सीमित अभ्यास कराया जा रहा है। तो इसे हम लोग घोषणात्मक ज्ञान कहेंगे। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक समाचार पत्र लेख जिसमें कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा ना हो मुद्दा बनाया गया है, यह लेखन किस रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग आकर्षक लेखन के तौर पर जानते हैं। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अन्य विकल्प क्यों नहीं हो सकते, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। चौथा दिया गया रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन यानी मौलिक लेखन की बात की जा रही है। तो मौलिक तब होता जब कोई नया विचार अपना प्रस्तुत कर रहा होता। ठीक है, ये पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके पहले एनसीएफ 2005 में ये बातें कही गई हैं कि बच्चों पर परीक्षा का अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इस वजह से परीक्षा को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की बात की जा रही थी। तो ये रचनात्मक आकलन नहीं माना जाता, क्योंकि ये विचार तो पहले से है। इस वजह से इसको केवल मुद्दा बनाया गया, इसलिए ये रचनात्मक आकलन नहीं होगा। दूसरा देखिए तुलनात्मक लेखन। तुलनात्मक लेखन तब होता जब किसी पर्टिकुलर दो चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही होती। यहाँ पर कोई भी तुलना नहीं है, इस वजह से तुलनात्मक लेखन भी नहीं होगा। वर्णनात्मक लेखन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ मुद्दा बनाया गया है। सिर्फ मुद्दा बनाया गया, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वजह से ये भी हमारा नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए आकर्षक लेखन, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा में साहित्यिक उद्धरण यानी कि किसी साहित्यिक तौर पर कोटेशन की बात की जा रही है के अध्ययन के बारे में सत्य नहीं है। हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए साहित्य हम लोग क्यों पढ़ते हैं, साहित्य के माध्यम से विशेषतः कविता की बात की जा रही है, पद्य की बात की जा रही है, तो पद्य के माध्यम से हम लोग आनंद लेने के लिए पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। और काव्य के माध्यम से हम लोग व्याकरण को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अगर जो भी व्याकरण वाला विकल्प होगा वही हमारा निगेटिव होगा, और चूंकि निगेटिव पूछा गया है इस वजह से वही वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि साहित्यिक उद्धरण सराहना और आनंद के लिए होते हैं। आनंद में बोला था, इस वजह से ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए भाषा सीखने के लिए साहित्यिक उद्धरण सांस्कृतिक निवेश है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए साहित्यिक उद्धरण आलोचनात्मक चिंतन और विमर्श को विकसित करते हैं, ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 की बात करें साहित्यिक उद्धरणों का प्रयोग व्याकरण के लिए होना चाहिए, व्याकरण होने की वजह से ये निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव है और हमसे निगेटिव पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करता है, यह कमी क्या कहलाई जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई शब्द लिखा है, नल लिखा है, कल लिखा है, तो इसमें क्या है कि वर्णों को पहचानने में उसको दिक्कत हो रहा है। जब वर्ण पहचान नहीं पा रहा है तो शब्द को भी नहीं पहचान पा रहा होगा, पढ़ नहीं पाता होगा, यानी कि पढ़ने में अक्षमता है। ये पढ़ने में अक्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, यानी पठन अक्षमता, जिसे पठन वैफल्य भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।